प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक। वितान पाठ्य पुस्तक का जो पहला चैप्टर हमारा सिल्वर वेडिंग है बेटा, उसमें हमने अभी तक 4 पार्ट पढ़े हैं। 4 भागों में आपने पढ़ा कि किस प्रकार से जो इसके लेखक हैं मनोहर श्याम जोशी, उसने यशोधर पंत की 25वीं सालगिरह का विषय बनाकर एक ऐसे व्यक्ति की विडंबना को प्रस्तुत किया है जो आधुनिक समाज के अनुसार स्वयं को बदल नहीं पाता और पुराने रीति रिवाजों में बंधा हुआ है, विश्वास रखता है। तो किस प्रकार से उनके परिवार में आपस में जो तनाव है, विचारों का अंतराल है, युवा पीढ़ी के बीच में और पुरानी पीढ़ी के बीच में जो हमें अंतर दिखाई देता है, वो है किस प्रकार से दफ्तर में भी उनके अपने सहयोगियों के साथ उनका व्यवहार रूखा है। दूसरा ये दर्शाया था इसमें कि किस प्रकार से वे अपने साथियों पे दिन में भी व्यवहार रूखा रखते हैं और साथ में शाम के समय जाते समय जो कटाक्ष, जो मजाक के रूप में उन्होंने कहा कि ये घड़ी भी आपकी तरह से सुस्त हो गई है। तो ये देखा। और दूसरा, नए विचारों के लड़के चड्ढाने किस प्रकार से उनकी गृहस्थता उनको गृहस्थता से कहा कि मिनट टू मिनट करेक्ट ये चूनेदानी कैसे चलेगी, ये तो आदम जमाने की है। क्योंकि जापानी घड़ी लेने के लिए जो उन्होंने कहा, तो इस प्रकार से आपस में उनका थोड़ा बहुत मजाक के रूप में भी होता है। तो कहीं न कहीं दोनों की सोच को भी दर्शाया है। ठीक है। अब हम दूसरे जो पार्ट था आपका, उसमें देखा कि किस प्रकार से चपरासी को वे 10 रुपए का नोट देते हैं, क्योंकि जब 25 साल पूरे हो गए थे उनकी शादी को, तब साथियों ने दबाव बनाया था कि पूरा 25 साल हो गया है, सिल्वर वेडिंग मनाइए, सालगिरह मनाइए। तब उन्होंने केवल 10 रुपए का नोट निकाला। तब चड्ढा ने, जो युवा है, नई पीढ़ी का है, उसने कहा कि कम से कम 30 रुपए से तो काम नहीं चलेगा, 30 रुपए से कम में काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा जो विभाग है, सेक्शन है, उसमें कम से कम चाय पानी भी 30 रुपए से कम नहीं आएगी। तो इस प्रकार से दूसरे पार्ट में आपने पढ़ा कि 10 की बजाय फिर वो 30 रुपए दे देते हैं और 30 रुपए दे करके ये कहते हैं कि चलो तुम मना लो, मैं चाय पानी के लिए भी वह तैयार नहीं होता है। दूसरी तरफ उनके बारे में बताया कि किस प्रकार से वे दैनिक खर्च करने में भी कोताही बरतते हैं, कंजूसी दिखाते हैं। क्योंकि पहले वो जब साइकिल से आते थे
तो उनके बच्चों ने उन्हें साइकिल पर सवार होकर जाना नागवार गुजरा, अच्छा नहीं लगा। और उनका मानना था कि स्कूटर पे वे जाएं, लेकिन वे स्कूटर को एक अच्छी सवारी नहीं मानते हैं और कार वो उस समय पर अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इस प्रकार से विचारों में तालमेल न होने के कारण वे घर से कटे कटे से रहते हैं। उसके बाद वे घर से दूर रहने के कारण शाम के समय दफ्तर से लौटते हुए रोजाना बिरला मंदिर जाते हैं। वहाँ पर प्रवचन सुनना, ध्यान लगाने की कोशिश करना, लेकिन मन विचलित होने के कारण वे ठीक तरह से ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं। बिरला मंदिर से वापिस आते समय वे घर के लिए साग सब्जी लाने के लिए पहाड़गंज जाते हैं और उसके बाद 8 बजे से पहले घर नहीं पहुंचते हैं। और आगे जाकर के आप देखते हैं कि किस प्रकार वे अपने किशनदा के, जिनके वे पक्के शिष्य हैं, उनके सिद्धांतों पे चलते हैं और जहाँ वे रहते थे उनकी यादें उनके दिल में संजोई हुई हैं। पत्नी और बच्चों से छोटी छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा था और इसी कारण से वे घर जल्दी लौटना भी नहीं चाहते हैं। बड़े लड़के का एक विज्ञापन संस्था में चयन हो जाना और वहाँ से 1500 रुपये मिलना भी उन्हें अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वे मानते हैं कि इस प्रकार की जो नौकरी होती है जरूर कोई न कोई दाव पेच होगा, क्योंकि इतनी शुरुआत में इतने रुपए नहीं मिल सकते। तीसरा जो पार्ट देखा बेटा आपने, उसमें ये देखा कि भी किस प्रकार से यशोधर बाबू की पत्नी जो है अपने आप को आधुनिक बना लेती हैं, मूल संस्कारों को छोड़ देती हैं, क्योंकि उन्हें दुख था कि कभी भी उन्होंने अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लिया था। यशोधर बाबू ने कभी भी अपनी पत्नी का पक्ष नहीं लिया था, उसे बुढ़ियों की तरह काम करना पड़ता था और अब वह उनके पुराने रीति रिवाज को नहीं मानती हैं और वह अपने बच्चों का पक्ष लेने यशोधर बाबू का ध्यान उसके बाद जहाँ पर 6 मंजिला इमारत बन रही थी किशनदा के क्वार्टर की जगह पे, उस तरफ भी जाता है और उन्हें अपने पुराने बिताए हुए दिनों में को याद आती है कि किस प्रकार से वे अपनी बुआ के पास पले बढ़े अनाथ होने के बाद, ठीक है। और फिर वो थोड़े बहुत किशनदा की भी बातें बताते हैं कि किशनदा ने भी किस प्रकार से बचपन में ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदना, सिनेमा देखना आदि शरारतें खुरापात की थी। यशोधर बाबू का मानना था कि जब जिम्मेदारी सिर पर पड़ती है तभी व्यक्ति समझ पाता है सभी बातों को। अब जो चौथा पार्ट था बेटा, उसके अंदर आपने देखा कि किस प्रकार से यशोधर बाबू के घर में सिल्वर वेडिंग मनाई जा रही है बिना उसके परमिशन के, अनुमति के। चारों तरफ घर को सजाया गया है, चारों तरफ से अच्छे पकवान बनाए गए हैं, लेकिन यशोधर बाबू का इनमें इंटरेस्ट नहीं है, उनकी रुचि नहीं है। वे मानते हैं कि ये सब अंग्रेज़ों के चोचले हैं, अंग्रेज़ों के दिखावे हैं, ठीक है। और जो संयुक्त परिवार उनका बिखर गया था,
उनके प्रति भी यशोधर बाबू बड़े दुखी होते हैं। और यशोधर बाबू का एक ही नारा होता है कि हमारा तो साहब ही ऐसे हैं। साहब का मतलब किशनदा के बारे में कि जो उन्हें परंपरा के रूप में विरासत मिलती है वे उन्हें स्वीकार कर लेते हैं। तो इस प्रकार से आप बेटा ये सभी चीज़ें इस चैप्टर में आपने पढ़ी। और आज हम जो इसका लास्ट भाग है बेटा, 5वां पार्ट, उस पे जाते हैं कि किस प्रकार से यशोधर बाबू को लगता है कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन कर सकेंगे और बता सकेंगे कि मेरी बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। यशोधर बाबू को लगता है आज भी कि किशनदा आज भी उनका मार्गदर्शन करेंगे और बीवी बच्चे जो भी कुछ उनके प्रति कर रहे हैं उनका रवैया ठीक है या गलत है, वे ऐसा सोचते हैं। ठीक है, लेकिन किशनदा तो वही अकेलेपन का खतरा अलापने पर आमादा से मालूम होते हैं। खटराज का पुराने विचारों को, पुरानी बातों को, पुराने सिद्धांतों को मानने के लिए कह रहे हूँ, ऐसा उनका मानना है। इस भाग में आपने देखेंगे बेटा कि किस प्रकार से जो यशोधर बाबू हैं किशनदा से ध्यान लगा करके जो अंदर बैठे हैं वो सिल्वर वेडिंग से बचने के लिए, सिल्वर वेडिंग की पार्टी से में शामिल होने से खफा होकर के वे अपने आप को अलग कर रहे हैं। पीछे आपने देखा तो वहीं ध्यान लगा करके वे किशनदा को पुकार रहे हैं और उनका मानना है कि वही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। तो वे बहस करने लगते हैं कि अपनी बातें कह रहे हैं जो आज बीवी बच्चे वो ठीक हैं या गलत हैं, क्योंकि किशनदा ने कहा था कभी उनको, ठीक है, आदेश दिया था, उनको उपदेश देते हुए कहा था कि रिश्ते नाते सब व्यर्थ हैं। तो इस प्रकार से सारे पत्नी ने आवाज लगाकर भी इतनी ये कहा कि भी आप इतनी देर से क्यों आए हैं, काफी रिश्तेदार चले गए थे। तो तब भी उन्होंने यही बात उठाई थी, कैसी बीबी कहाँ के बच्चे, यह सब माया ठहरी। और यह जो भूषण आज इतना उछल रहा है वह भी किसी दिन इतना ही अकेला और असहाय अनुभव करेगा जितना कि आज तू कर रहा है। कहने का मतलब है कि किस प्रकार से किशनदा ने उन्हें बताया था कि बीबी बच्चे ये सब एक माया है, ठीक है, इनके बुलावे में नहीं आना चाहिए और अकेला ही आता है और अकेला ही व्यक्ति जाता है। यशोधर बाबू बात आगे बढ़ाते लेकिन उनकी घरवाली उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंचती है उसी समय पर। क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? जो सिल्वर वेडिंग पार्टी मनाई जा रही थी वहां पर आपने देखा कि किस प्रकार से वे सीधे पूजा घर में जा छिपे थे और वहां उन्होंने आज इतना समय लगा दिया था पूजा में जितना कि पहले कभी नहीं लगाते थे। यशोधर बाबू आसन से उठे और उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए क्या? देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है कि मेहमान गए अर्थात मेहमान चले गए हैं। पत्नी ने बताया कुछ गए हैं कुछ हैं, अर्थात कुछ चले गए हैं मेहमान और कुछ अभी यहीं रुके हुए हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन हैं। यशोधर बाबू ने पूछा कि यहाँ मेहमान कौन कौन ठहरे हुए हैं। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदार ही हैं, वह उसी लाल गमछे में बैठक में चले गए जिसे पहनकर वह संध्या करने बैठे थे। ये विश्वास हो गया कि उन्हें कि सभी अभी रिश्तेदार ही बचे हैं, बाकी अनजान व्यक्ति कोई नहीं है वहाँ। तो उसी लाल गमछा में जिससे वो पूजा पाठ करने के लिए पहनते थे वही लेकर के वे बैठक में चले गए। यह गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा को विरासत में मिली थी और उनके बच्चे इनके सख्त खिलाफ हैं। लाल गमछा जो उनके गले में पड़ा रहता था, ओढ़ते थे, पहनते थे, उनके विरुद्ध थे उनके बच्चे कि वे इस गमछे को न पहने।
लेकिन उन्हें तो ये किशनदा से ही सीख में मिली थी, विरासत में मिला था ये। एवरीबॉडी गॉन, पार्टी ओवर, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति चला गया है, पार्टी ओवर हो गई, खत्म हो गई है। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, अब गोया गमछा पहने रखा जा सकता है कि अब तो बेटा ये गमछा हम पहनने रख सकते हैं, क्योंकि अब सभी व्यक्ति चले गए हैं और पार्टी भी समाप्त होने जा रही है। उनकी बेटी झल्लाई क्रोधित होकर के, ठीक है, आपा खोते हुए, लोग चले गए इसका मतलब यह थोड़ी है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएं। बब्बा ये यू आर द लिमिट, कि आप लिमिट से बाहर जा रहे हैं, आप लिमिट में रहें, आप अपनी औकात में रहें, आप अपनी मर्यादा में रहें, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग चले गए हैं तो आप गमछा पहनकर बैठक में चले आ जाए। बेटी हमें जिसमें सज आएगी, अच्छी लगेगी, हमें वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन्स पहनकर हमें तो, क्योंकि उनके ऊपर कटाक्ष करना, उनका जीन्स पहनना क्योंकि उन्हें संभाव प्रॉपर लगता है, अनुचित लगता है, तो वो कहता है कि वो हमें आती नहीं है, हमें जो अच्छा लगेगा वही पहनेंगे। यशोधरा बाबू की दृष्टि मेज पर रखे हुए कुछ पैकेटों पर पड़ी। बोले ये कौन भूले जा रहे हैं, अर्थात इनको कौन भूल गया है जो पैकेट उनके लिए लेकर आए थे, किस पे, सिल्वर वेडिंग पे, उपहार स्वरूप जो लोग, जो रिश्तेदार, जो मेहमान उनके लिए लेकर आए थे, वे एक मेज पर रखे हैं। उनको देखते हुए उन्होंने कहा था कि ये कौन भूलकर चला गया है। भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना। उनका लड़का कहता है कि आपके लिए प्रेजेंट है, आपके लिए उपहार है, आपको सौंपा गया है, ये दिया गया है, ठीक है, भेंट स्वरूप दिया गया है, इन्हें खोलकर देखिए। इस उम्र में क्या हो रहा है, प्रेजेंट, अर्थात इस उम्र में क्या भेंट करना, क्या उपहार लेना और क्या देना, क्या लेना, तुम खोलो, तुम ही इस्तेमाल करो, अर्थात इसमें जो भी कुछ है वो तुम ही इस्तेमाल करो, कहकर शर्मिली हंसी हंसे वो। कौन? यशोधर बाबू। भूषण सबसे बड़ा पैकेट उठाकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, यह मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग ग्राउंड है, ऊन से बना हुआ। आप सवेरे जब दूध लेने जाते हैं बब्बा तो फटा पुलोवर पहनकर के चले जाते हैं, जो बहुत ही बुरा लगता है। कहता है कि भूषण ने कहा कि उस बड़े पैकेट में जो उसके लिए लेकर आया था पार्टी में, कि ऊनी ड्रेसिंग गाउन था, कि आप इन्हें दूध लेने जब जाते हैं सुबह तो वो फटा हुआ कपड़े न पहन कर जाएं, पुलोवर जो ऊपर पहनने का कपड़ा था वो न पहन के जाएं, क्योंकि बुरा लगता है, आप इसे पहन के जाया कीजिए। बेटी पिता का पाजामा कुर्ता उठा लाई कि इसे पहनकर गाउन पहने, अर्थात क्योंकि वो अभी तक पुराने ही कपड़ों में थे, तो आज अब वो कह रहे हैं कि भी आप ये कुर्ता पजामा पहने और ऊपर से इस गाउन को पहन लें, क्योंकि पार्टी तो हालांकि समाप्त हो चुकी है, फिर भी आप इसे पहन लें, क्योंकि आपकी आज सालगिरह है शादी की, तो आप उन्हें पहने 25 साल पूरे हो गए हैं। थोड़ा सा नाचुक करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की, अर्थात थोड़ा बहुत मना भी किया, लेकिन फिर भी उसको अपना लिया। उसने उस पाजामा कुर्ता को पहना और ऊपर गाउन भी पहना। उनका सैस कसते हुए उन्होंने कहा, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन का सैस, ठीक है, गाउन के बारे में उन्होंने कटाक्ष किया कि यह तो अच्छा ठहरा, उन्होंने कहा, और उनकी आंखों की कोर में जरा सी नमी चमक गई, ठीक है, थोड़ा सा उनकी आंखों से पानी झलका, अश्रुधारा बही, थोड़ी सी शर्मिली सी लगा लीजिए, चाहे वो किसी प्रकार से खुशी के आंसू लगा लीजिए। यह कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें यह बात चुभ गई। हालांकि वो कपड़े पहन तो लिए, लेकिन उन्होंने जो कहा कि उनका जो बेटा यह कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लाने जाया करें, वह यह नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूँगा, या कि इस गाउन को पहनकर उसके अंगों में वह किशनदा उतर आया है जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई होगी। अर्थात उसको गाउन पहन के
खुशी थोड़ी बहुत अपनी आंखों से दर्शाई, लेकिन यहाँ पर उसने कहा कि उनके बच्चों उसको यह बात भी चुभ गई कि उसके बच्चे ये नहीं कहते कि दूध आप न लाने जाएं, हम लेकर आएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और उस गाउन को पहन करके उसके अंगों में किशनदा उतर आया था, क्योंकि किशनदा की यादें आ गई थी, क्योंकि जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई थी। तो बेटा ये चैप्टर आज आपका पूरा हो गया है। ठीक है, कल से इसके बड़े प्रश्न लिखवाने शुरू करेंगे बेटा। और बड़े प्रश्नों में आपने 7-8 प्रश्न जो हैं रफ कॉपी में लिखे होंगे। और आज इसके लिए जो मैं आपको काम दे रहा हूं बेटा, इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं बेटा, उनके शब्दार्थ नोट कर लें। आज कम से कम 20-25 शब्दार्थ हैं बेटा, इन्हें नोट कर लें और इनको भी आप रफ कॉपी में ही लिख लें। ठीक है, तो नोट करें, ध्यान दें। पहला है सेक्शन, जिसका अर्थ होता है अनुभाग। दूसरा शब्दार्थ है मिक्सचर, जिसका अर्थ होता है मिश्रण, मिला जुला। तीसरा शब्दार्थ है एज यूजुअल, सामान्य, जिसका अर्थ होता है एज यूजुअल का अर्थ है सामान्य। चौथा शब्दार्थ है ऑफिसर, जिसका अर्थ होता है अधिकारी। पांचवा है मुखातिब, मुखातिब होना, जिसका अर्थ है किसी से बात करने के लिए उसकी ओर प्रवृत्त होना। छठा है चौंचले, जैसे उसने कहा था ना कि भी ये गोरों के चौंचले हैं, तो अंग्रेजों के चौंचले का मतलब दिखावा, अंग्रेजों द्वारा जो दिखावा होता था। अगला शब्दार्थ है वेडिंग एनिवर्सरी, जिसका अर्थ है शादी की सालगिरह। बाबा आदम का जमाना, बाबा आदम का जमाना जो शब्द आया था बेटा, इसका अर्थ है पूर्वजों का जो समय था, पुरखों का जो समय था, हमारे पुराने लोगों का जो समय था। उससे आगे है इसरार, इसरार जो शब्द है वो उसका अर्थ होता है हट करना, इसरार करना, हट करना। एक जगह पे अंग्रेजी शब्द आया था बेटा, अंग्रेजी शब्द IAS, जिसका अर्थ होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा। ठीक है, आहता, आहता का अर्थ होता है प्रेशर। नगण्य का अर्थ होता है बहुत कम। अगला है जनरेशन गैप, जो जनरेशन गैप का अर्थ होता है पीढ़ी का अंतराल, पीढ़ी का अंतराल। हद, सीमा होती है। उपकृत, जिस पर उपकार किया गया हो। कुलिग्स होते हैं जो अपने साथ काम करने वाले होते हैं, कुलिग्स बोलते हैं। एवरीबॉडी गॉन, एवरीबॉडी गॉन का मतलब है, ये अंग्रेजी के शब्द हैं, सभी चले गए हैं। डेमोक्रेट होता है लोकतंत्र, विलायती होता है विदेशी, कम्युनिटी होता है समाज। स्कॉलरशिप शब्द आया था, जो अमेरिका में चला गया था वो स्कॉलरशिप लेकर के, छात्रवृत्ति होता है। एनीवे, जैसे भी हो। रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति। ठीक है। गधा 25 आया था एक बार, जवानी की जो मूर्खता होती है। वर्ड मीन संसार होता है। हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, स्वस्थ, धनी और बुद्धिमान। स्वस्थ भी हो, धनी भी हो और बुद्धिमान भी हो। नुक्ताचीनी होता है दोष निकालना। ठीक है। निहायत होता है बहुत अधिक, शक पकाकर, जेब कर। सुविता, भाने योग्य या अच्छा लगना। अफोर्ड माने वहन करना। ग्रेड माने पद होता है। तो ये बेटा शब्दार्थ हैं। इन शब्दार्थों को आप रफ कॉपी में लिखेंगे और इस चैप्टर को अच्छी तरह पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, ओके बेटा।